यस क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर जो कि है डिमांड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिमांड क्या है। देखो, जनरली जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का मतलब है कि आपको कोई चीज चाहिए और आप वो मांग रहे हो किसी से। लाइक आप फादर से डिमांड करो कि आपको एक गेम चाहिए, एक्सवाइजेड कोई भी गेम हो सकता है। ये हो गया आपके नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या डे टू डे लाइफ में जो हम डिमांड का यूज करते हैं। बट इकोनॉमिक्स के टर्म में डिमांड आपका कॉम्बिनेशन है थ्री टर्म्स का, दैट इज नीड, विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू पे। नीड का मतलब है बेटा जरूरत, की जो आप चीज लेने वाले हो उसकी आपको जरूरत है। नेक्स्ट है विलिंगनेस, जिस चीज की जरूरत है उस चीज को परचेज करने के लिए आप विलिंग भी हो। एंड द एट लास्ट इज एबिलिटी टू पे, उस चीज की आपके पास एबिलिटी भी है कि आप उस चीज के लिए पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको गाड़ी की जरूरत है, आपको डेली ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो दिस इज योर नीड कि आपको जरूरत है ऑफिस जाने के लिए गाड़ी की। अब आपको जरूरत है, जरूरत से कुछ नहीं होता, खरीदने के लिए विलिंग भी होने चाहिए। आप चाहते भी हो गाड़ी खरीदना, जरूरत होना एक अलग चीज है और उस जरूरत को पूरी करनी चाहते हो वो एक अलग चीज है। तो जरूरत है दैट इज नीड, पूरी भी करना चाहते हो दैट इज विलिंगनेस, यू आर विलिंग टू बाय द कार। एंड एट लास्ट, उस कार को बाय करने के लिए आपकी जेब के अंदर उतना पैसा भी है, दैट इज एबिलिटी टू पे। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज नॉट जस्ट ए डिजायर और ए नीड, डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, जिसको हम नीड भी कह सकते हैं, एंड द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू पे। आप लैम्बोर्गिनी लेना चाहते हो लेकिन लैम्बोर्गिनी लेने की जेब में पैसे नहीं है, देन दिस इज नॉट योर डिमांड, दिस इज नॉट योर डिमांड। देखिए, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। ही इज विलिंग, वो लेना भी चाहता है और वो एबल भी है, उसके पास पैसा भी है खरीदने का। एट ए गिवन टाइम, ध्यान देना इस कीवर्ड को, एट ए गिवन टाइम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, जिस इसी गिवन टाइम पे, इसी समय पे, इसी प्राइस पे वो एक चीज को परचेज करना चाहता है, उसकी जरूरत भी है, परचेज करने का पैसा भी है, तभी वो डिमांड बनेगी। क्लियर यहाँ तक? कुछ की पॉइंट देखते हैं। क्वांटिटी, डिमांड शो द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिमांड आपकी शो करती है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। विलिंगनेस एंड द एबिलिटी, डिमांड सिर्फ डिजायर से पूरी नहीं होती है, डिमांड सिर्फ जरूरत होने से पूरी नहीं होती। जब तक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर नहीं है या जब तक कंज्यूमर उस पैसे को खर्च करना नहीं चाहता, तब तक डिमांड अराइज नहीं होगी। प्राइस फैक्टर, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट ए गिवन प्राइस। अब आपको वो जरूरत भी है, उसके लिए पैसा भी देना चाहते हो, लेकिन उतना पैसा नहीं देना चाहते जितना कंपनी आपसे मांग रही है, तो वो भी आपकी डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड जब भी बनेगी कि इस गिवन प्राइस पे आज के समय पे आप ये चीज खरीदना चाहते हो। आप कहते हो मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, आज से 10 साल पहले की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 40,000 थी। आप आज कहते हो 10 साल बाद भी मुझे बाइक खरीदनी है और आप कहते हो कि मैं 40,000 रुपए देने को भी तैयार हूँ। अरे भाई, आज के टाइम पे तुझे 40,000 में कौन बाइक देगा? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। बाइक आज के टाइम पे 1 लाख रुपीज की पड़ेगी आपको। सो दिस वॉज द टाइम एंड एट दैट प्राइस। गॉट इट? नेक्स्ट टाइम पीरियड, सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एंड द लास्ट वन इज सेटिरस पैराबॉक्स। सेटिरस पैराबॉक्स का मतलब होता है दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। आपको इनकम नहीं देखनी, आपको टेस्ट नहीं देखना, आपको रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड का कंसेप्ट आज की क्लास में करेंगे। इन शॉर्ट बताती हूँ, रिलेटेड गुड्स होती है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब कि इन सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए आप आज के टाइम पे खरीदना चाहते हो, जेब में पैसा भी है और जरूरत भी है और खरीदना भी चाहते हो, तो वो आपकी डिमांड बन जाती है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो,
If the price of 1 kg apple is 100 rupees, consumer is willing and able, consumer willing भी है और able भी है to buy 2 kg in a week, then the demand of 2 kg is 100, demand of 2 kg पर वीक एट द रेट 100 किलोग्राम। डिमांड कब अराइज हुई कि उसकी विलिंगनेस भी है, वो पे भी करना चाहता है और वो एबल भी है पे करने के लिए। समझ में आया? छोटा सा कंसेप्ट था डिमांड का। डिमांड क्या है ये क्लियर हुआ। आगे आ जाओ। दो टाइप की डिमांड है आपकी, एक है इंडिविजुअल डिमांड, एक है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि मेरे को सेब खरीदने हैं, आई वॉन्ट टू परचेज एप्पल। मार्केट डिमांड का मतलब है मेरे को भी सेब खरीदने हैं, मीनू को भी सेब खरीदने हैं, परवीन को भी सेब खरीदने हैं, सतीश को भी सेब खरीदने हैं, मन्नू को भी सेब खरीदने, मतलब सबकी पूरी मार्केट की डिमांड, सबकी पूरी मार्केट की डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी ऑफ ए सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। जब एक सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है तो वो इंडिविजुअल डिमांड बनेगा। जब आपकी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मतलब ऑल कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इंडिविजुअल डिमांड के डेटरमिनेंट देखो, किस चीज पे इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड करती है कि उसका प्राइस कितना है, इनकम कितनी है उस पर्सन की, टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है कि एक्चुअली में वो उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से वो प्रोडक्ट है भी या नहीं है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आप समझो ये रिलेटेड गुड क्या है। रिलेटेड गुड्स में आपकी दो गुड्स आती हैं, एक है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है बेटा वो गुड जिसको आप अगर एक की जगह पे दूसरे को ले सकते हो। लाइक मॉनिटर होता है, मॉनिटर का टीचर क्या करती है, एक सब्स्टिट्यूट मॉनिटर रखती है कि अगर आज ये मॉनिटर एब्सेंट है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इसकी जगह पे कौन काम करेगा। सेम इसी तरीके से आपसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स को समझाती हूँ अब एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपको लगी है, आप गर्मी से आए हो, आपको कुछ पीना है, आपको कुछ ठंडा ठंडा पीना है, आपके पास एक है कोल्ड ड्रिंक, एक है सॉफ्ट ड्रिंक। दीज आर सब्स्टिट्यूट। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली तो सॉफ्ट ड्रिंक पी लोगे, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिली तो कोल्ड ड्रिंक पी लोगे। एक की जगह पे जब आप दूसरे को यूज कर सकते हो, दिस इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। वहीं पे दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट को याद रखो आप कंप्लीट से, कि एक गुड्स जो है वो दूसरी के बिना अधूरी है, कंप्लीट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेन है, पेन जो है वो इंक के बिना अधूरा है, जब तक पेन के अंदर इंक नहीं है पेन का कोई भी काम नहीं है। तो ये है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर यहाँ तक? आगे है आपका फ्यूचर प्राइस, कि फ्यूचर में अगर आपको ये लगता है इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही तुम डिमांड करने लग जाओगे, तो फ्यूचर प्राइस जो है वो भी आपकी डिमांड का पार्ट बन जाता है। ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से डिमांड होती है। क्लियर यहाँ तक? आगे मार्केट डिमांड के अंदर जो आपके इंडिविजुअल डिमांड के कंपोनेंट थे वो तो आएंगे ही आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट और जुड़ जाएंगे। लाइक आप वेट कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट और जुड़ जाएंगे। ये है वो तीन एक्स्ट्रा कंपोनेंट। फर्स्ट आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन आप बेच रहे हो क्या, लिपस्टिक, लिपस्टिक बेचने के लिए आपको ये देखना है कि फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, मेल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ आज के टाइम पे कुछ अलग ही चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन केस है। समझ में आया? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। तुम्हारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है आपका 10,000 रुपए, और आप ये देख रहे हो कि आपकी सोसाइटी में जहां वो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो वहां पे जो पर्सन रहते हैं उनकी सैलरी कितनी है। अगर उनकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, उससे ज्यादा है, तो वो इजीली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। और कोई ऐसा एरिया है जहां पे एवरेज सैलरी ही पॉपुलेशन की 15,000 है या 10,000 है, तो ऑफकोर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका सीजन एंड वेदर। अब आप गर्मी में क्या डिमांड करोगे, टी शर्ट्स। गर्मी में क्या चाहिए, ढीली ढाली टी शर्ट। सर्दी की बात आएगी जैकेट की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया ये कंसेप्ट भी, इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड।
आगे आ जाओ। अब ये सारे डेटर्मिनेंट मैंने आपको दे रखे हैं, इफ यू वांट टू रीड, एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस घटेगा तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, वहीं पे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी घट जाएगी। क्लियर यहाँ तक। सेकंड हाफ का इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम अगर कंज्यूमर की हाई हुई, जेब में पैसा है तो डिमांड कर पाएगा, जेब में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में दो है, एक है सॉरी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स है, एक है सब्स्टिट्यूट एक है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में आपका टी एंड कॉफी, टी का प्राइस बढ़ गया, चाय अब महंगी बिकने लग गई तो चाय छोड़ के कॉफी की डिमांड बढ़ा दोगे। द प्राइस ऑफ टी राइज, प्राइस ऑफ टी राइज तो तुम कॉफी की डिमांड को इंक्रीज कर दोगे। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में आपका पॉजिटिव रिलेशन होता, सब्स्टिट्यूट में आपका पॉजिटिव रिलेशन है या पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो मुझे ये पता है 50% बच्चे, सीक्रेट ट्रिक बता रहे हो, ध्यान से सुनना। 50% बच्चे ना आपकी क्लास के भाग चुके हैं, हाँ सच्ची बता रही हूँ। अब मेरे को ये पता है लास्ट में तक जो बच्चा बचने वाला है ना, बहुत बढ़िया सरप्राइज देके जाऊंगी, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। सो क्लास में लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। जो भाग चुके हैं अब उनको जाने दो, इसीलिए शुरू में नहीं बताती हूँ, ताकि एक्चुअली में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मेरी मेहनत सिर्फ उन्हीं को मिले, सबके लिए नहीं है। समझ में आया? सो स्टे कनेक्टेड। समझते हैं आगे का कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल, अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी। जब कार ही नहीं है तो पेट्रोल कहाँ से खरीदोगे बे, खरीद के करोगे क्या? समझ में आया? नेक्स्ट आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपको पहले मैगी पसंद थी, अब आपको यीपी पसंद आ गई, मैगी की डिमांड अपने आप गिर गई। क्लियर यहाँ तक? आगे आ जाओ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही उसकी डिमांड कर दोगे। हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो आप उसको डिले 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 करते जाओगे कि और 2 दिन बाद खरीद लेंगे। समझ में आया ये भी? नेक्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर ज्यादा साइज है पॉपुलेशन का, लिपस्टिक खरीदने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी फीमेल हैं, तो ऑफ कोर्स डिमांड हाई होगी। अगर लिपस्टिक खरीदने वाली मेल फीमेल है ही नहीं, पूरी सोसाइटी में मेल मेल भरे पड़े हैं, प्राइस कितना ही भी रख लो डिमांड नहीं है, राइज होगी। गॉट इट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास जो एवरेज सैलरी है, सबकी सैलरी उसके आसपास है, तो हायर डिमांड होगी असेंशियल गुड्स की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास पैसा कम है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण कुछ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो चीजें परचेज करेंगे नहीं, जितनी जरूरत है उतनी ही परचेज करेंगे, और जो एक्चुअली जो दूसरा था जिसको जरूरत थी वो पैसा ना होने के कारण डिमांड नहीं कर पाएगा। समझ में आया? आ गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड टैक्सेशन, अगर टैक्स हाई मांगते हो तो डिमांड कम होगी और टैक्स कम मांगते हो तो डिमांड ज्यादा होगी। वहीं पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड करोगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट? आगे देखो लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपल सटीक फॉर्मूला। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाने से पहले 2 चीज और पढ़ा देती हूँ। एक है आपका डिमांड शेड्यूल एंड एक है आपका डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? डिमांड शेड्यूल का मतलब आपका टेबल। डिमांड शेड्यूल है आपका टेबल। जब आपने एक तरफ प्राइस ऑफ गुड्स लिया और एक तरफ आपने क्वांटिटी यूनिट ली, तो जो ये आपकी टेबल बनी है यही आपका डिमांड शेड्यूल है। क्लियर हुआ? और इसी टेबल को जब आप ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर दोगे तो वो शेड्यूल आपका कर्व बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी हो सकता है एंड आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हो सकता है। डिमांड शेड्यूल क्या है? ए टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड।
टैबुलर फॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वहीं पे डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल, टैबुलर फॉर्म, कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब आ जाओ लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उस प्रोडक्ट की घट जाएगी विद सम कंडीशन, एंड कंडीशन इज दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। आओ अब पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, और यू कैन से द कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांड। देखो अब ध्यान देना, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, एमसीक्यू में एग्जामिनर घुमा देगा। अगर आपको डेफिनेशन दे दी, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द डिमांड ऑफ ए गुड इंक्रीज व्हेन प्राइस फॉल, गलत है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द डिमांड ऑफ ए गुड इंक्रीज व्हेन प्राइस फॉल। डिमांड इंक्रीज प्राइस फॉल। मैडम ठीक तो है? अरे बेवकूफ, गलत है। हाँ सुनना ध्यान से, सुनो। देखो एक वर्ड है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, और एक है आपका डिमांड। इन दोनों में क्या फर्क होता है समझो बेटा। क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इस प्राइस के अंदर कितनी डिमांड है, दिस इज क्वांटिटी डिमांड। तो जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम डिमांड नहीं देखते, हम क्वांटिटी डिमांड के कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि एक्चुअली में इस प्राइस पे कितनी डिमांड है आज के टाइम पे। समझ में आया? तो मैं वर्ड यूज करी थी, वीडियो को बैक करके देख लो, मैंने क्वांटिटी वर्ड नहीं बोला था, इसीलिए वो डेफिनेशन गलत है। समझ में आया? तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल और द कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड इंक्रीजेस when its price fall and that decreases when its price rise। मतलब the law of demand shows that there is a inverse relation between the price and the demand। clear यहाँ तक? कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं। एजम्पशंस क्या है? ऑफ कोर्स अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इसी को हम सेटीरस पैराबॉक्स भी बोलते हैं, इसी को मैं सेटीरस पैराबॉक्स भी बोलती हूँ। अदर थिंग में क्या आएगा? इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, प्राइस बढ़े जा रहा है, इनकम भी बढ़े जा रही है, मजे हो गए, डिमांड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे प्राइस बढ़ रहा है तो लोगों की जेब में भी तो पैसा आ रहा है, इनकम भी तो बढ़ रही है, तो डिमांड कम क्यों होगी? नहीं होगी। बट लॉ ऑफ डिमांड के लिए ये आपको एजम्पशंस माननी पड़ती है। देखो एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एजम्पशंस का मतलब होता है कि आप कुछ एज्यूम करके चल रहे हो कि ऐसा ही है। अगर ये चीज ऐसी नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। जब तक एजम्पशंस नहीं है तब तक लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। समझ में आया? दूसरा आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहले भी उसको सेब पसंद था, अभी भी उसको सेब पसंद है, कोई कंज्यूमर की टेस्ट में किसी टाइप का चेंज नहीं आया। थर्ड है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज। जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसके टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आया। पहले भी वो डोसा को प्रेफर करता था, अभी भी वो डोसा को ही प्रेफर करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अरे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो रिलेटेड गुड है मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कांस्टेंट है। कोई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। पॉपुलेशन भी कोई चेंज नहीं है, सेम जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही अब है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी चेंज नहीं है। एक चीज नोटिस करी, जितने भी हमने ये डेटरमिनेंट पढ़े थे ना बेटा, इन डेटरमिनेंट में प्राइस को छोड़ के ये सारे डेटरमिनेंट को जब मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ, कांस्टेंट ले लेती हूँ, तो यही हमारी लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस बन जाती हैं। है ना? मजेदार चीज होगी ना सारी याद। इसीलिए कहती हूँ क्लास को पूरा देखा करो, भागना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ लिटरली जो बच्चा क्लास में लास्ट तक है ना सीख के जाएगा। अब तुम्हें जाना है तो बेशक से जाओ,
मेरे क्लास में तो बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, अब तुम जा रही हो तो तुम डिसाइड कर लो, तुम भुगतोगे एग्जाम में, फिर तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, फिर ऐसी शक्लें बना के मत बैठना। सो बी फोकस ना, क्या हो गया, पढ़ाई ही तो है, कोई जोर आ रहा है क्या, बैठे बैठे सुन ही तो रहे हो, इतना ही कर रहे हो ना, बस फिर जो नोट्स बना रहा है वो और बढ़िया। सो स्टे कनेक्ट एंड लर्न समथिंग न्यू ऑलवेज। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड के बेस पे मैंने ये प्राइस लिया, ये क्वांटिटी ली। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक कर्व लिया कि पहले मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 50 थी, 50 थी, 70, 90। प्राइस पहले आपका 8 था, 6, पहले 6 6 6, क्या वो क्या रखा है ये आज हमारे साथ, 6, 8, 10, इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस जब 10 हुआ तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 50 होगी। जब प्राइस 10 से घट के 8 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 50 से बढ़कर 70 होगी, मतलब 50 to 70। प्राइस 8 to 6 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड अलग अगेन 70 से बढ़कर 90 हो गई। यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्या बताता है, देखो की पॉइंट देखो, इनवर्स रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट नॉट द क्वांटिटेटिव। ये क्वेश्चन समझते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड है ना बेटा, वो एक तरीके का आपका क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नहीं है। मैडम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लॉ ऑफ डिमांड ओनली आपको ये बताता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता कि प्राइस के कितने बढ़ने से डिमांड कितनी घटेगी। 10% प्राइस में इंक्रीज आया है तो डिमांड में कितने परसेंट का डिक्रीज आ गया, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन प्रोपोर्शनल फंक्शन। क्लियर? समझ में आया? इसीलिए इसे बोला जाता है वन साइडेड। अब तो मैडम ये क्वांटिटी कौन बताएगा फिर कि कितना बढ़ रहा है? इसके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वन शॉट लेके आ रही हूँ इसका भी, तुम्हारे लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। सारे 11th एंड 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, सबका एक चैप्टर, एक वीडियो में, एक क्लास में एक चैप्टर करवा रही हूँ। प्ले लिस्ट बना दी है, जाके देख लेना, मजा आ जाएगा देख के, पूरे बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसी क्लासेस है मजेदार, जाके देख लेना, फिर रिव्यू जरूर देना। ये तो मेरे रिव्यू थे, अपने कंटेंट को कौन बुरा बताता है, रिव्यू तुम देना। फिर समझ में आया? चलो अब आगे। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहां आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है समझते हैं। सबसे पहली है बेटा आपकी गिवन गुड। गिवन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। मैडम ये गिवन गुड्स क्या होती है? गिवन गुड आपकी एक तरीके की इंफीरियर गुड्स होती है। यू कैन से दीज आर द बैड क्वालिटी गुड्स। तो बैड क्वालिटी गुड्स में क्या होगा, जैसे ही देखो, बैड क्वालिटी गुड्स का मतलब है कि वो सस्ती गुड्स है, चीप गुड्स है। तो जैसे ही वो सस्ती गुड महंगी हो जाएगी, उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो हमें ये लगेगा कि अब वो सस्ती नहीं है, अब वो चीप नहीं है, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। होता क्या है कि हम कई बार जैसे लोकल शॉप्स या रेडी से सामान लेते हैं और वो हमें सस्ता बोल देता है, तो हमें लगता है कि भाई लोकल है, ये चलेगा नहीं, खराब चीज है। वहीं पे उसका वो प्राइस ज्यादा बोल देगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये है आपकी गिवन गुड्स।
समझ में आया? तो गिवन गुड्स के केस में डिमांड इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन प्राइस। आगे देखो वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स वो गुड्स हैं जो आप अपनी लग्जरी के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए परचेज करते हो, लाइक बड़ी बड़ी कार, डायमंड रिंग्स, जो आपको स्टेटस दिखाती है कि मेरे पास 5 डायमंड रिंग है तो आप और 5 खरीदोगे। तो इन गुड्स की प्राइस ज्यादा होने का मतलब ही है कि डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड, क्योंकि वो आपका स्टेटस दिखाती है। समझ में आया? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में ये लगता है, एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप आज के टाइम पे ही ज्यादा परचेज करोगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आ गई तो वहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स इज लाइक किसी का ऑपरेशन हुआ है, अभी किसी का ऑपरेशन छोड़ो, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया, 500 रुपए की जो आपकी ब्लड की बॉटल है ना, उसके 5000 देने को भी तैयार हो। तो प्राइस एक्चुअली में उस बॉटल की कीमत जो है वो 50 रुपीज है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए चार्ज कर सकते हो, बट फिर भी तो 5000 देने को भी तैयार हो। नेसेसिटी है, जरूरत है, तो नेसेसिटी की कंडीशन जहां आ गई वहां भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। प्राइस इंक्रीज होते हुए भी डिमांड इंक्रीज होगी। मेडिसिन भी आपके नेसेसिटी का एग्जाम्पल है। गॉट इट? नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, कंज्यूमर थिंक हाई प्राइस बेटर क्वालिटी। हम बेवकूफ होते हैं, अगेन हम बेवकूफ हैं कि कंज्यूमर को क्या लगता है हाई प्राइस का मतलब है कि बेटर क्वालिटी, हम इग्नोर करके चलते हैं लो प्राइस को। नेक्स्ट आपका स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन है इन द शेयर ऑफ गोल्ड लैंड डिमांड राइज विद राइजिंग प्राइस। स्पेक्यूलेशन को अगर शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो लाइक आपकी सट्टाबाजी। तो जहां पे आप इस टाइप की चीजें करते हो वहां आपकी डिमांड राइज होती है, जो प्राइस उनका बढ़ जाता है तब भी। गोल्ड स्पेक्यूलेटिव एक कॉमोडिटी है आपकी, समझ में आया? लैंड स्पेक्यूलेटिव कॉमोडिटी है। आगे देखते हैं, आगे है आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इन द मोमेंटल डिमांड कर्व। अब एक चीज और बताऊं, पहले 50% बच्चे भागे थे ना, हाँ जब मैंने पहले बताया, अभी आपके 80% बच्चे भाग चुके हैं। सच्ची बता रही हूँ, तुम टिके हुए हो, शाबाशी दे लो भाई यहाँ पे खुद को। मैं भी टिकी हुई, मैं भी खुद को देती हूँ, समझे? चलो अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है जब डिमांड कर्व चेंज हो जाता है किसी प्राइस के अलावा किसी और चीज से। कोई और चीज क्या, जितने भी हमारे डेटरमेंट ऑफ डिमांड थे उसमें किसी में चेंज आ गया कि प्राइस तो उतना ही है लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस तो उतना ही है, कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ गया, टेस्ट उसका चेंज हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस तो उतना ही है लेकिन रिलेटेड गुड्स का प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ जाएगी। तो शिफ्ट का मतलब है कि डिमांड के अंदर चेंज आना ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स लाइक वो फैक्टर जो प्राइस के अलावा है। ये देखो, ये है आपका शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड दो तरीके से होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि डिमांड आपकी डिक्रीज होगी। पहले आपका डिमांड कर्व ये था, अब आपका डिमांड कर्व ये हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन है आपके अदर फैक्टर इंक्लूड इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, रिलेटेड रूट्स एक्सेट्रा। इंक्रीजिंग डिमांड के अंदर शिफ्ट होता है राइटवर्ड, डिक्रीजिंग डिमांड के अंदर शिफ्ट होता है आपका लेफ्टवर्ड। क्लियर यहां तक? डायग्राम देखते चलो भाई, अब कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज और समझो। एक है आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब है डिमांड चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। डिमांड चेंज हो रही है ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इस डायग्राम पे आओ दोबारा से, यहां देखो, अब जो ये डिमांड है ये चेंज हो रही है। यहां पहले आपकी डिमांड थी Q1, अब ये डिमांड चेंज होके हो गई Q2, यहां से ये डिमांड यहां पर आ गई
क्यों आ गई? क्योंकि प्राइस आपका कम हो गया। तो मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है? डिमांड इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। अपोजिट आपका एक्सटेंशन है, डिमांड यहां से आपकी यहां शिफ्ट हो गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट हो गई, डिमांड आपकी कम हो गई। समझ में आया ये पॉइंट? सेम यहाँ पे लिखा है, देख लो। यहाँ आपको क्या बोला गया है कि एक्सटेंशन का मतलब है प्राइस घट गया और डिमांड बढ़ गई, तो ये डाउनवर्ड मोमेंट है। पहले आपकी डिमांड यहाँ थी, अब ये यहाँ हो चुकी है। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब प्राइस बढ़ गया और डिमांड घट गई। ये आपका ये आपका डाउनवर्ड मोमेंट है एंड दिस इज योर अपवर्ड मोमेंट। मैंने शायद बोल गलत दिया था। समझ में आ गया? देखो इसे डायग्राम को नजरों में टिका लो बेटा, डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सिंपल आएगा तो भी डायग्राम बना के आना है। इसको आंखों में आंखों में, कान में, नाक में कह रही हूँ, दिमाग में हर जगह छाप लो, समझे? आओ आगे। थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है मोमेंट अलोंग डिमांड का, वो शिफ्ट इन डिमांड का रीड कर लो। ज्यादातर चीजें बता चुकी हूँ। इसमें एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है। मोमेंट चेंज होता है ड्यू टू सेम प्राइस, शिफ्ट होता है ड्यू टू अदर प्राइस। मोमेंट सेम कर्व पे होता है, शिफ्ट में आपका एक नया कर्व बन जाता है। पैरेलल शिफ्ट होता है कर्व का, यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। समझ में आया? क्लियर हुई चीजें? किसी का कोई भी डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास यही रखते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू, बट अभी कोई भी आउट नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। अब तुम्हारा सीक्रेट ये है, मैंने ना आपकी एक प्लेलिस्ट रेडी की है। ये सीक्रेट मैं हर क्लास के लास्ट में ही बताऊंगी आपको। तो जो हमारे बालक है ना, हमारे बालक जो एक्चुअली में वीडियो पूरा देखते हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। प्लेलिस्ट रेडी की है मैंने आपकी 11th की भी एंड 12th की भी, जिसमें मैं आपके कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। 1 वीडियो 1 शॉर्ट, 1 वीडियो 1 शॉर्ट 1 चैप्टर। एक ही वीडियो के अंदर एक चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से हम रिवाइज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स डू कमेंट, फटाफट प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। क्लासेस कैसी लगती हैं वो जरूर बताया करो। एट लास्ट वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।